आज हम लोग भारत में कंपनी राज्य का प्रभाव इस पाठ को पढ़ेंगे। इसके पहले ये जानना ज़रूरी है, हमने पीछे देखा कि भारत का अंग्रेज के शासक या भारत के नवाब जो थे उनसे उनका युद्ध हुआ, उसमें उनको सफलता मिली और धीरे धीरे उन्होंने अपना राज्य स्थापित कर लिया। अंग्रेज़ों ने भारत के विशाल साम्राज्य पर कब्जा जमाने के बाद उस पर नियंत्रण रखने और शासन चलाने के तरीके तैयार कर लिए, क्योंकि उतना बड़ा शासन पूरे देश में एक साथ शासन चलाना संभव नहीं था। इसलिए शासन चलाने का तरीका उन लोगों ने खोज लिया। अंग्रेजी शासन का प्रशासनिक ढांचा इन्हीं उद्देश्यों से पूरा करने के लिए बनाया गया। सबसे ज़्यादा जोर कानून और व्यवस्था को बनाए रखने पर दिया जाता था, जिससे बिना किसी रुकावट के भारत के साथ व्यापार किया जा सके। इसके बाद आता है बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था। हम लोगों ने शुरू में ही देखा था कि किस तरीके से बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था लागू की गई थी। जब प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद बंगाल में संधि की गई और उसी संधि के तहत जो है बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था लागू की गई। क्लाइव ने बंगाल के नवाब से एक संधि की, जिसके अनुसार बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत प्रशासन का उत्तरदायित्व नवाब के कंधों पर था। मतलब उत्तरदायित्व, जैसे इसमें नवाब को वो सब जिम्मेदारी दी गई, जैसे राज्य में कोई भी चीज़ करना है, कोई भी चीज़ का निर्माण करना है तो वो नवाब करेगा, लेकिन राजस्व वसूली का अधिकार कंपनी ने अपने हाथों में ले लिया। राजस्व वसूली मतलब पैसा से संबंधित जो काम था वो कंपनी ने अपने हाथ में ले लिया। इस प्रकार भारत पर प्रभुत्व जमाने के लिए अंग्रेजों ने भारतीय सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक ढांचे पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। मेन यहाँ बंगाल में ही था। हम लोग शुरू में ही पढ़े थे कि मुख्य रूप से बंगाल में ही अंग्रेजों का शासन था, लेकिन फिर यहीं से वो धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गए। तो वहाँ पे उन्होंने जो यहाँ के नवाब थे उनको प्रशासन का उत्तरदायित्व दे दिया, मतलब पूरी व्यवस्था वही देखेंगे, लेकिन राजस्व का जो काम था, जो वसूली की जाती थी, वो कंपनी ने अपने पास रख लिया, जिससे उनका आय का स्रोत बढ़ गया। नवाबों के पास दायित्व थे पर अधिकार नहीं थे। उनको जिम्मेदारी तो दी गई थी, लेकिन उनको कोई अधिकार नहीं दिया गया था। 1769-70 ईस्वी में अकाल पड़ गया और बंगाल के लोगों की समस्या और भी बढ़ गई। जनता को राहत पहुंचाने का कोई कार्य नहीं किया गया। अब जो इंग्लैंड के लोग थे, कंपनी की उन लोगों ने बहुत आलोचना की, क्योंकि कंपनी के अधिकारी धन कमाने में लगे हुए थे और कंपनी के अधिकारियों के भ्रष्टाचार को देखकर इंग्लैंड के लोगों ने मांग करनी शुरू की कि अधिकारियों की नियुक्ति में योग्यता के मापदंड निश्चित किए जाएं तथा कंपनी के अधिकारियों से आय व्यय का लेखा जोखा लिया जाए। मतलब जो अधिकारी नियुक्त किया जाए उसकी नियुक्ति वैध होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, और जब वो अधिकारी यहाँ भारत से लौटकर वापस इंग्लैंड में जाए तो उसकी संपत्ति, जो उसने पैसा यहाँ पे भारत में रह के कमाया है, उस व्यय का लेखा जोखा होना चाहिए। उसको सरकार, जो वहाँ की सरकार थी, ब्रिटेन की सरकार थी, उसके सामने इसको प्रस्तुत किया जाए। ब्रिटेन के नए उद्योगपति जो व्यापार पर कंपनी के एकल अधिकार से असंतुष्ट थे, उन्होंने कंपनी के कानूनों में बदलाव का समर्थन किया। मतलब अब ये धीरे धीरे जो बदलाव हो रहा था उसका वहाँ के जो उद्योगपति थे उन लोगों ने उसका समर्थन किया कि कानून बनाया जाए, इन लोगों को कानून के तहत रखा जाए, क्योंकि यहाँ से जो अधिकारी जाता था वो बहुत ज़्यादा पैसा लेके जाता था और वहाँ पे उसकी गिनती उद्योगपतियों में होने लगती थी और वो वहाँ पे नए नए उद्योग धंधे शुरू कर देता था, जिससे वहाँ के उद्योगपतियों को नुकसान होता था। इसीलिए वहाँ पे लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया। भारत में वैधानिक विकास का प्रारंभ शुरू हो गया। भारत की गतिविधियों को नियंत्रित एवं निर्देशित करने के लिए
1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया और बंगाल के गवर्नर को अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। मतलब 1773 में पहला एक्ट बना और इसे रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना गया। और इस एक्ट के तहत जो यहाँ पे गवर्नर थे, जैसे जो पहले जो गवर्नर थे उनको अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, मतलब जनरल शब्द उनके साथ में जुड़ गया। भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स हुआ, क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा था कि वारेन हेस्टिंग्स जो था उस समय भारत में था। तो 1773 में जब ये कानून बना, एक्ट बन के आया, तो उस समय वारेन हेस्टिंग्स भारत में था, तो उसको भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। कंपनी के डायरेक्टरों से कहा गया कि, मतलब अब यहाँ पे देखिए इनके तीन चार प्रमुख कानून बना दिए गए। उसमें ये कहा गया कि वे कंपनी के राजनैतिक, व्यापारिक, असैनिक, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी तथ्य ब्रिटिश संसद के सामने रखा करें। मतलब ब्रिटिश की संसद जो थी, जैसे वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उस समय एलिजाबेथ, उनके सामने इसको रखने के लिए प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। दूसरा था कंपनी के अधिकारी अतिरिक्त धन ना कमाएं और वापस लौटने पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा दें। जैसा कि हमने ऊपर आपको बताया कि लोगों ने मांग करना शुरू कर दिया था, उसी लिए इस कानून को बनाया गया और उसमें वही सब कानूनों को रखा गया जो ऊपर लोगों ने मांग की थी। तीसरा था न्याय व्यवस्था को पुनर्गठित करने के लिए कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाए और 1774 ईस्वी में कोलकाता में पहला सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया। बंगाल के गवर्नर को कंपनी के संपूर्ण भारतीय क्षेत्र का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। इसके बाद दूसरा एक्ट आया जिसको पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है और ये एक्ट 1784 ईस्वी में भारत में आया। ब्रिटेन में एक नियंत्रण परिषद, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई और इस परिषद के द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के सैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों में एकाधिकार प्राप्त हो गया। गवर्नर जनरल को भारत स्थित सभी ब्रिटिश फौजों का मुख्य सेनापति बनाया गया। व्यावसायिक मामलों में कंपनी की स्थिति यथावत रखी गई। 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की और ये सब किसके काल में हुआ? वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुआ। इसके बाद कुछ और प्रमुख एक्ट हैं, जैसे ये देखिए चार्टर एक्ट 1793। इस एक्ट से गवर्नर जनरल और गवर्नरों को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि चेन्नई की सरकारों पर गवर्नर जनरल का नियंत्रण भी बढ़ा दिया गया। इसके बाद और भी एक्ट बने, जैसे आपका एक्ट आया 1813 में एक्ट आया। इस एक्ट में भी बहुत से सुधार किए गए और इस एक्ट से चाय के व्यापार को छोड़कर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया तथा ब्रिटिश निवासियों को भारत से व्यापार करने को स्वतंत्रता मिली। भारत में शिक्षा के प्रसार पर व्यय हेतु 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। ये चीज़ इसमें प्रमुख था कि भारतीय लोगों को शिक्षित किया जाए और इस पे 1 लाख रुपया जो है खर्च किया जाएगा। गवर्नर जनरल एवं गवर्नरों की नियुक्ति का अधिकार कंपनी के निदेशकों के पास ही बना रहा, परंतु उसमें ब्रिटिश सरकार की स्वीकृति आवश्यक हो गई। फिर आया 1833 का एक्ट, चार्टर एक्ट कहा गया। इसमें चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, मतलब कंपनी का अधिकार था वो उसको समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भारत में अंग्रेजी राज्य प्रशासन चलाने का ही कार्य रह गया। मतलब अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भारत में सिर्फ प्रशासन चला सकती थी और सब अधिकार धीरे धीरे जो है वो ऊपर चले गए। गवर्नर जनरल को अपनी परिषद की सलाह से कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। मुंबई तथा चेन्नई की सरकारों से कानून बनाने का एकाधिकार छिन गया। मतलब अब यहाँ पे मुंबई और चेन्नई सरकार जो थी उनको कानून बनाने का अधिकार उनको नहीं दिया गया इस एक्ट के तहत। 1753 का एक्ट आया। इसमें गवर्नर जनरल की परिषद के 6 सदस्य और बढ़ा दिए गए।
जो ब्रिटिश संसद द्वारा मनोनीत किए जाते थे। मतलब अब ये ब्रिटिश का संसद जो था वो इन सदस्यों को मनोनीत करता था, मतलब उनमें जोड़ देता था। परिषद ने कानून बनाने वाली व्यवस्थापिका का भी रूप धारण कर लिया। इससे कंपनी शासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण और अधिक बढ़ गया। कंपनी ने सरकार की सेवा के उच्च पदों पर नियुक्ति हेतु नागरिक सेवा सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की, और ये व्यवस्था आज भी हमारे देश में चली आ रही है। इसी प्रकार उक्त सभी चार्टर अधिनियमों का परिणाम यह हुआ कि भारत में अंग्रेजी राज्य पर कंपनी के निदेशकों के प्रशासनिक अधिकार घटते गए और धीरे धीरे उस पर ब्रिटिश सरकार का वास्तविक नियंत्रण स्थापित हो गया। मतलब अब भारत में जो शासन चलने लगा वो यहाँ जो कंपनी थी उसके माध्यम से नहीं चलता था। अब ब्रिटिश सांसद, जो संसद कानून बनाती है, जैसे अपने यहाँ भी संसद है, उस समय ब्रिटिश संसद थी, वो कानून बनाने लगी, वो उनको नियंत्रित करने लगी। और कंपनी शासन के 3 मुख्य आधार थे। नागरिक सेवा, जिसको हम सिविल सेवा कहते हैं, दूसरा था सेना तथा पुलिस, तीसरा था न्याय व्यवस्था। ब्रिटिश भारत में इन पदों पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं की जा सकती थी। मतलब ये प्रमुख पद थे, इन पर किसी भारतीय को नियुक्त नहीं किया जाता था। उसके बाद प्रांतीय तथा जिला अदालतों की स्थापना की गई। इस न्यायालय व्यवस्था में कानून के अनुसार न्याय दिए जाने पर बल दिया गया, किंतु यूरोपीय और भारतीयों के लिए समान कानून नहीं थे।